हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि आप सबके सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्जामिनेशंस की अभी डेट शीट नहीं आई है, तो अभी वो सब नहीं अपलोड हो पाया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हमें आपसे डिस्कशन करना था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स कॉपी मतलब इन्विजिलेटर के रूप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनके पास कंटेंट तो अच्छा रहता है, लेकिन राइटिंग स्किल की वजह से उनके नंबर अच्छे से गेन नहीं हो पाते हैं। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है इस वीडियो को लेके सिर्फ यही है कि हम अरे जो कॉपियाँ हैं हम उसको कितने बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने, और क्या राइटिंग स्किल्स हैं, क्या-क्या ऐसे छोटे-मोटे टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी जो कॉपी है उसको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। आता तो लगभग सबको सब है, लेकिन उसको रिप्रेज़ेंट करने के तरीके में दिक्कत होती है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो अपने आप को भले ही उनके पास कंटेंट अच्छा हो लेकिन रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते। तो उनके नंबर, मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, और जो अच्छे से वही चीज़ रिप्रेज़ेंट कर देता है, थोड़ा कम ही लिखा रहता है, तो उसके मार्क्स आप देखेंगे उनके कंपैरिज़न में ज़्यादा गेन हो जाते हैं। तो ये थोड़ी-थोड़ी बहुत जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो आपको अपने दिमाग में लिखते वक़्त ध्यान में और ज़रूरी होनी चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, आप जो कॉपी लिख रहे हैं, वो किस तरीके से लिखें। तो आपका जो इवेंट सेमेस्टर है, जितने भी क्योंकि ये स्पेशली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की कॉपी ले सकते हैं जिसमें थियोरेटिकल पेपर आते हैं। तो हमारी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हुई, तो यहाँ पे स्पेशली जो आपके सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है ग्रेजुएशन के, यहाँ पे हम ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं, तो ज़ूलॉजी को लेके चलते हैं बीएससी की, ठीक है? बीएससी ज़ूलॉजी। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं जो आपका इवन वाला सेमेस्टर है। यहाँ पे आपका सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर, और इस टाइम जो सेमेस्टर चल रहा है वो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, मतलब ऑड सेमेस्टर। ये जितने भी आपके ऑड सेमेस्टर हैं और इवन सेमेस्टर हैं, इन सब के पेपर का पैटर्न तो अलग होता है, ये तो पता होगा। और अभी आपका सेमेस्टर चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का, वो है रिटन। आपको जो पेपर देना है वो रिटन में देना है, और ये इवन सेमेस्टर आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो इसमें राइटिंग स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका जो ओएमआर है उसको अच्छी तरीके से किस तरीके से भरें वो देखना है। अभी ये सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो इसको लेके चलते हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर में आपकी राइटिंग स्किल्स में क्या-क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए कि आप लिखते वक़्त किन-किन बातों को ध्यान दें। आपका जो पेपर आता है, पेपर का भी डिस्कशन एक अलग लेक्चर में कर देंगे। आज बात करते हैं कि लिखें कैसे? कॉपी जो मिलती है हमको, जो शीट मिलता है हमारी आंसर शीट, उसमें कॉपी किस तरीके से लिखें। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, वो आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिए, या फिर जैसे भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर उसको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं, तो वो पहला तो ये है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? आपको अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, ठीक है? चाहे सेकंड या थर्ड नहीं आ रहा है, तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप फर्स्ट जो आ रहा है उसको सीक्वेंस में किए जाइए, और जो आपका छूट रहा है, मान लीजिए सेकंड और थर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप लास्ट में लिखिए। ये नहीं कि आप फोर्थ और फिफ्थ आ रहा है, फर्स्ट भी आ रहा है, तो इस सीक्वेंस में जाइए। उसके बाद नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको अगर मे बी कुछ याद आ जाए, या आप कुछ भी अगर लिखना चाहें, तो ये सीक्वेंस उठा के आप लास्ट में कर दीजिए। तो ये तो था कि आप कॉपी अपनी सीक्वेंस में लिखें। बहुत सारे बच्चे और क्या करते हैं कि कॉपी ज़्यादातर सब लोग कहते हैं कि कॉपी भरें कैसे? भरने का जब हमारे पास कंटेंट रहेगा तभी हम भर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं कि जो स्केलिंग मिलती है, कॉपी अगर देखेंगे तो एक साइड हमको स्केल करके मिलती है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दोनों साइड स्केलिंग कर देते हैं। आप दोनों साइड स्केलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केलिंग के बीच में, इन पेज के बीच में क्या स्पेस है, वो ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो भी कॉपी चेक करते हैं, उनके मन में वो तो बुद्धू है नहीं,
कहीं ना कहीं के प्रोफेसर्स या फिर अच्छी कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, तो उनको दिखता है कि आपने कितनी स्केलिंग की है। स्केलिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप स्केलिंग कितने में कर रहे हैं उस पेज को। बहुत से बच्चे को मैंने देखा है पेपर के टाइम, वो 1/3 पार्ट पूरी स्केलिंग कर देते हैं, बल्कि कॉपी हमको एक साइड से स्केलिंग की हुई मिलती है। अगर आप उसको एक सीक्वेंस में देना चाहते हैं कि हमारी कॉपी प्रॉपर मैनराइज्ड लगे, तो आप एक साइड में पतली सी लाइन खींच सकते हैं कि उन दोनों के बीच में आपका जो कंटेंट है वो लिखा रहे। बहुत से बच्चे 1/3 पार्ट पूरा स्केलिंग कर देते हैं। तो किसी को भी एग्जामिनर को या किसी आप खुद देखेंगे उसके लिखने के बाद कि आपका पेपर आधा साइड पूरा इतना बचा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि नंबर इससे नंबर ज़्यादा भरेगा, इतनी ज़्यादा स्केलिंग कर ली है तो हमको नंबर ज़्यादा मिलेगा। कोई भी यहाँ पे मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, उसको दिखेगा कि आपने इतना स्पेस छोड़ा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो आ रहा है उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये ज़्यादा मायने रखता है, ये स्पेस छोड़ना कोई मतलब नहीं है। तो ये तो था कि आप स्केलिंग प्रॉपरली करिए, ठीक है, एक साइड मिली रहती है, एक साइड उतनी स्पेस के साथ कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा स्केलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी कॉपी गंदी भी लगती है और सामने वालों को भी लगता है कि सिर्फ ये पेज भरने के लिए आपकी स्केलिंग की गई है। और क्या दिक्कत आती है स्केलिंग के बाद कि आंसर लिखे कैसे। ये तो था कि आंसर आप सीक्वेंस में लिखिए या फिर लॉन्ग आंसर पहले स्टार्ट करिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के बारे में कोई चीज़ मान लीजिए पूछा है, क्रोमोसोम को लेके चलते हैं, ठीक है। ये एज ए एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लीजिए इस टॉपिक पे आपको 800 वर्ड के अप्रॉक्स आंसर लिखने हैं, जो कि लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में आता है आपका। तो आप कैसे लिखेंगे, क्रोमोसोम की डिटेल स्टडीज में करनी है। आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है, अगर आप बीच में करेंगे मोटे पेन से, डार्क पेन से, ठीक है, डार्क पेन हो और थोड़ा मोटा हो, तो वो आप बीच में क्वेश्चन को दिखाइए कि ये क्वेश्चन इस नंबर मतलब इस नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप बीच में और डार्क कलर के ब्लैक से लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद अगर आपको कहीं भी डायग्राम की ज़रूरत होती है, आपको आपका जो पेपर है, कोई आंसर शीट है, वो बहुत ज़्यादा सही है कि आप एक साइड उसके डायग्राम बना सकते हैं जो भी है, और एक साइड उसके मैटर को लिख सकते हैं। ये वैसे डायग्राम लोग नेक्स्ट पेज पे भी बना जाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो जस्ट उसी के सामने बताइए, इससे आपका जो पेज होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी लगेगा और आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी कर सकेंगे कि ये डायग्राम है और इसके बारे में मैंने ये लिखा हुआ है। क्योंकि पेज पलट के देखना, 2-4 पेज के बाद देखना, ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है और फिर समझ नहीं आता है कि क्या अभी डायग्राम में था और क्या कंटेंट में लिखा हुआ है। तो अगर आप सामने से लिख के कर सकें तो ये ज़्यादा बेटर वे होगा। और डायग्राम की लेबलिंग करना नहीं भूलिएगा, डायग्राम की लेबलिंग करना नहीं भूलिएगा, लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई भी डायग्राम है, सेल लिए या कुछ भी लिए, तो उसका हर एक पार्ट आप उसको नेमिंग करिए, हर एक पार्ट की। बिना नेमिंग के डायग्राम में नंबर नहीं मिलेगा और डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप साइंस के हैं तो आप उसमें कलर्ड पेन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि मैम कलर पेन यूज़ करें, नहीं कर सकें, तो कर सकते हैं आप, रेड और ग्रीन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक, रेड और ग्रीन कलर को अवॉइड करने के बाद जो भी कलर्स बचते हैं आप डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम वेल लेबल्ड होना चाहिए और कलर्ड हो तो ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो मैटर, जो क्वेश्चन में मैटर पूछ रहा है, आप उसको लिखिए और उसमें भी जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है कि किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, किसी भी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, कोई उनकी थियरी है, या
एक से अधिक साइंटिस्ट हैं, तो आप उन सब को अलग से हाईलाइट करिए, उसको हाईलाइट जरूर करिए, उस चीज़ को, उनके स्टेटमेंट को, साइंटिस्ट के नेम को, किसी हेडिंग को, सब हेडिंग्स को, इन सब को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ही पता चलता है कि आपके क्वेश्चन में क्या मैटर पूछा था और लिखा भी आपने उसी वे में है। हाईलाइट आप उस चीज़ों को जरूर करिए। हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं या कलर्ड पेन से भी लिख सकते हैं। आप उसको किसी कलर्ड पेन से लिख सकते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से डेकोरेट करके लिख सकते हैं, या उसको किसी बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि जो इनका स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पता चलेगा कि इसको बॉक्स में लिखा गया है, अलग पेन से लिखा गया है, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कंटेंट है, आप पूरा लगातार कॉपी में लिखते जा रहे हैं, जो आपका पेज है कंटेंट अच्छा है, आप पूरा ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसे लगेगा कि ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन आप उसी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है आपने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, उस चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। कोई अलग चीज़ है वहाँ पे, उसको जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपका क्वेश्चन मान लीजिए खत्म हो जाता है आधे पेज पे, तो बहुत से बच्चे आधे आधे तक तो ठीक है, मतलब आधा क्वेश्चन, आधे पेज बचे हुए हैं, आपका क्वेश्चन कहीं पे खत्म हो रहा है, तो आप वहां से मे बी नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 1/3 पार्ट भर चुका है, मतलब आपका एक पोर्शन बचा हुआ है पूरे पेज का, ठीक है, 1/3 पोर्शन मान लीजिए बचा हुआ है, 3-4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन बची हुई होती, तो बहुत से बच्चे वहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, पेपर आंसर शीट मिला है तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। आप उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, फ्रेश पेज से। फ्रेश पेज से फ्रेश पेज से कोई भी न्यू क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे, वो कॉपी साफ सुथरी और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेबल लगेगी एग्जामिनर के सामने। चेक करते वक्त भी एग्जामिनर के मन में बैठेगा कि इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और अच्छे से लिखा हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अगर नए पेज से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा उसको रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का कॉपी को। तो ये सब छोटे छोटे आपके टिप्स हैं कि जिससे आप कॉपी अच्छी तरीके से कर सकते, मतलब दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। कंटेंट की बात करें, तो आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे उसको तैयार करें किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली क्या होता है। आप अगर जूलॉजी की बात करें, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लिया कि इसकी डिटेल स्टडी बताइए और एक मॉडल को डिस्क्राइब करिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मॉडल के पास तो नहीं चले जाएंगे, पहले आप क्या बताएंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, कैसे ओरिजिन में आई, सॉरी सेल थ्योरी नहीं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को लेके चलते हैं। तो पहले क्या बताएंगे, पहले उसकी डिस्कवरी के बारे में बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन की खोज कैसे हुई, कैसे वो ऑब्जर्व हुआ सेल में, ठीक। उसमें आप साइंटिस्ट के नेम इंक्लूड कर सकते हैं, और सेल थियरी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप उसमें बता सकते हैं, जो इस ऑब्जर्वेशन में डिस्कवरी के टाइम हमको मिला था। और पूछा है कि क्या उसके मॉडल्स को बताइए, सेल थियरी का मॉडल। आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम सेल थियरी बोल दे रहे हैं, उसको आप लोग नहीं लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पूछ लिया आपने, कई सारे मॉडल पढ़े होंगे, सैंडविच मॉडल, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करिए और मॉडल को बताइए, तो आप ऐसा मॉडल बताएंगे जो क्या है, हर जगह मान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉडल, मतलब जिसको सारे साइंटिस्ट ने माना हुआ है, ठीक है, तो वो मॉडल आपको वहां पे बताएंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है वो क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप डिस्क्राइब करेंगे, उसका वेल लेवल डायग्राम एक साइड बना लीजिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बना लीजिए,
फिर ये मॉडल किसने दिया था और मॉडल में क्या-क्या चीज़ें हैं, आप जो भी इसके बारे में जानते हैं तब लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। तो ये सब आपके छोटे-छोटे टिप्स हैं कि आप किस तरीके से किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलरली सिर्फ बीएससी को नहीं, मतलब सिर्फ बीएससी ज़ूलॉजी को लेके नहीं है, आप किसी भी में भी आप आंसर राइटिंग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? चाहे बीएससी हो, किसी में भी, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि हमको यहाँ पे डायग्राम, हाइलाइट करने की चीज़ें, आप हमेशा उसको ज़रूर हाइलाइट करिए, ऑब्ज़र्व करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखने लायक है, क्या कंटेंट देने लायक है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व करिए और उसका आंसर लिखिए, ठीक है? तो ये तो आपकी आंसर राइटिंग की छोटी-छोटी टिप्स थी कि आंसर किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करें, लिखें किस तरीके से। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, नहीं लिख पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो टाइम है, टाइम को मैनेज करना ज़रूर सीखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। आपका पेपर 3 घंटे का होता है। अब 3 घंटे में आपको जो भी क्वेश्चन मिलने हैं, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर को कितना टाइम देना है, शॉर्ट आंसर को कितना टाइम देना है। तो हम तो ये कहेंगे आप पहले से 2-3 सालों के पेपर उठाइए, ठीक है? और टाइम सेट करिए अपने वॉच में और उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करिए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसी को लेके हमने 10 पन्ना 15 पन्ना लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिलेगा उतने में ही 10 ही नंबर में ही आंसर, ठीक है? तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जितना नंबर है उसी के अकॉर्डिंग पेज भी लीजिए, टाइम भी लीजिए और अपने कॉपी को भी मैनेज करना सीखिए, ठीक है? थैंक यू। ये थी आज की आपकी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगर मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और तब तक आपकी डेट शीट आज भी आ जाएगी, तो उसको भी लेके आपकी वीडियो आप सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू।